हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सब लोग अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यूपी लेखपाल का सिलेबस आ चुका है हमारे पास और यूपी लेखपाल के फॉर्म भरवाने की डेट आ चुकी है। तो आज हम यूपी लेखपाल को देखते हुए एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर भी आपकी हिंदी पूछी जाती है वहां पे वो टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर उठ के आ जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सब लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। और वो टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? जैसे कि हमने पहले से ही लिख रखा है, उस टॉपिक का नाम है समास। क्या नाम है उस टॉपिक का? तो उस टॉपिक का नाम है समास। हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं और उस ट्रिक के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से एक बार समास पढ़ लेते हो तो दोबारा फिर आपको समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा बुक की तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको किसी कोच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी वीडियो या किसी गाइडेंस के द्वारा आप लोग पढ़ते हो तो फिर आपको बुक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सभी लोग बुक से स्टडी कर लेते तो फिर ऑफलाइन सेंटर, जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उनका क्या मतलब है। तो दोस्तों, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम बात करें समास की, तो दोस्तों अगर सबसे सबसे पहले हमारी बात होती है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ समास, यानी कि समास की परिभाषा क्या है, समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कभी एक शब्द समास हो ही नहीं सकता है। अब आप कहोगे सर ये बात मेरी समझ में नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया है। देखो, मैंने कहा जब दो या दो से अधिक शब्द, यानी कि कम से कम तो दो शब्द होने चाहिए। अगर दो नहीं है, उससे ज्यादा तो हो, लेकिन कम से कम दो शब्द होने चाहिए। तो हम सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन लिखने के बाद हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसे कहते हैं समास। तो हम लोग यहां पे नोट करते हैं, दो या दो से अधिक, यहां पे लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं, समास कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई एक शब्द, अकेला शब्द मिलकर क्या समास बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता है। कैसे नहीं बना सकता है? जैसे कि अगर हम बात करें कि कुर्सी, कुर्सी एक अकेला शब्द है, ये समास नहीं हो सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि मेज में कौन सा समास है, तो दोस्तों मेज में कोई भी समास नहीं है। अगर आपसे पूछे कि ये जो हमारी बुक रखी हुई है इसमें कौन सा समास है, अगर मान लीजिए ये बुक रखी हुई है इसमें कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें कोई भी समास नहीं है। तो इसकी परिभाषा ही होती है, क्या होती है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में कनेक्ट होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में कनेक्ट होंगे तभी समास बनता है। क्या बनता है? समास बनता है। अगर हम बात करें समास का मतलब ही क्या होता है, समास का मतलब होता है संक्षेप में। क्या होता है मतलब? संक्षेप में, संक्षेप में, यानी कि जो कोई बड़ा शब्द हो उसको हम छोटे में कर देते, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कैसे? जैसे कि दशानन, दशानन ये एक समास का उदाहरण हो गया। दशानन का मतलब क्या हो गया? 10 मुख वाला। जैसे कि अनेकार्थी आपने शब्द पढ़े होंगे, तो अनेकार्थी शब्द में क्या होता है? बहुत बड़ी लाइन लिखी होती है और उसका एक मीन क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है। तो जब हम लोगों ने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया तो जहां पे हमें ये लिखना चाहिए था कि 10 मुख वाला, जब हमें ये लिखना पड़ा तो ये बहुत ज्यादा जगह ले रहा था और बोलने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो हम लोगों ने इसको एक ऐसे शब्द के रूप में कन्वर्ट कर दिया कि हम 10 मुख वाला ना बोल के हम उसको क्या बोल देते हैं? दशानन। तो अगर कभी आपके पास लिख के आ जाए कि दशानन में कौन सा समास है, तो अगर आपने समास अच्छे से पढ़ा है तो आप तुरंत टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा था कि जो समास होता है उसे संक्षेप कहते हैं। समास का मतलब ही होता है संक्षेप में, यानी कि 10 मुख वाले को हम जब संक्षेप में लिखना प्रारंभ किए हैं तो उसे क्या बोल देते थे? उसे बोल देते थे समास, बोल देते थे। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को ये डिफिनेशन जरूर समझ में आ गई होगी, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। दो शब्द मिल जाए या दो से अधिक शब्द हो और वो जब मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्रधानता के आधार पर बात करें तो समास सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको लिखवाता हूं। समास मुख्यतः प्रधानता के आधार पर सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 हो जाता है अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव समास। तो आइए लिख लेते हैं, ये हो गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ये नंबर 1 हो जाता है। हम यहां पे बात कर रहे हैं समास प्रधानता के आधार पे। किसमें? प्रधानता के आधार पे। प्रधानता के आधार पर सिर्फ समास 4 प्रकार के होते हैं और जो आपने 6 प्रकार के पढ़े हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रधानता के आधार पर, है ना, ये हमने लिख दिया प्रधानता के आधार पर। तो प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखो पहला तो हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है द्वंद्व समास। कौन सा हो जाता है? द्वंद्व समास। तो दूसरा हमारा कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व समास। और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो आगे भी हम इस लाइन को बढ़ा लेते हैं और ये तीसरा हमारे पास कौन सा आ गया? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों अगर आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहते हो ना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि लास्ट में जब आप वीडियो के एंड करोगे तो आप कोई भी बुक उठा लेना और बुक उठाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। तो ये क्या हो गया? ये बहुव्रीहि समास हो गया। और बहुव्रीहि समास के बाद अब अगला कौन सा आ जाता है? अगला आ जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा आ जाता है? तत्पुरुष समास। यहां पे कौन सा आ जाएगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जो समास हमारे होते हैं वो प्रधानता के आधार पर सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। अब जो हमारे आपने 6 प्रकार के पढ़े वो जो तत्पुरुष समास होता है ये फिर अपने 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से 2 भागों में बढ़ जाता है? तो आइए देखते हैं। देखो इसका दूसरा पार्ट भी बढ़ जाता है। इसका दूसरा पार्ट होता है कर्मधारय समास। कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगर मान लीजिए हिंदी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्मधारय समास, क्योंकि हम देखो एक तो होता है कि हम किसी टॉपिक को पढ़ के उस पर पीएचडी करना चाह रहे हैं। क्या होता है? उस टॉपिक को पढ़ के हम पीएचडी, लेकिन हमें दोस्तों पीएचडी नहीं करना है किसी टॉपिक पे। मैं आपको ट्रिक बेसिस पे समास पढ़ाने वाला हूं। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहता हूं कि मैं रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से समास पढ़ाऊंगा। हमें कोई ना कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिसको पढ़ के हम बस एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाए, क्योंकि हमें पीएचडी थोड़ी करना है हिंदी से, हमें तो सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है ना। तो यहां पे हो जाता है कर्मधारय समास। और अगला कौन सा हो जाता है? अगला हो जाता है द्विगु समास। कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास, द्विगु समास हो जाता है। तो अगर अब हम यहां आपसे बात करें कि समास दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं तो आप अगर लिख के आ जाए कि प्रधान, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानता के आधार पर, जैसे कि ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या बताना है? आपको सिर्फ बताना है प्रधानता के आधार पर सर समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया द्वंद्व समास, तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा बहुव्रीहि समास, और चौथा कौन सा हो जाता है? चौथा तत्पुरुष समास। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि समास कितने प्रकार के होते हैं, आपसे ये ना पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर, या कुछ ना बोला जाए, आपसे पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सिंपल से लैंग्वेज में बता देना कि समास 6 प्रकार के होते हैं। देखो 6 प्रकार के जो तत्पुरुष समास होता है ये कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी बढ़ जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से समास है, इन सबकी क्या डिफिनेशन है और ये कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास जो होता है ये क्या होता है? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें प्रथम पद समास होता है। कुछ नोट्स हमने अपने बना रखे हैं। पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो आइए इसके नीचे लिख लेते हैं, क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। फिर अगर हम बात करें कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और दूसरी चीज याद रखना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ट्रिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो ट्रिक के हिसाब से कैसे पढ़ाऊंगा वो अभी आप लोग खुद देखेंगे। अब अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास कैसे आप पहचानोगे? देखो हमेशा विपरीत अर्थ वाले शब्द जो आते हैं वो हमेशा द्वंद्व समास में आते हैं। कौन कौन से? विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत
अर्थ वाले शब्द। अब जैसे बोलोगे आप विपरीत अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं? अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द, है ना। और दूसरा योजक चिन्ह वाले शब्द, कौन सा? योजक चिन्ह वाले शब्द। कौन सा हो गया? योजक चिन्ह वाले शब्द, चिन्ह वाले शब्द, योजक चिन्ह वाले शब्द हो गए। ये भी हमारा किस में आ जाता है? द्वंद्व समास में आ जाता है। और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। फिर अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास की, तो देखो यहां पे आपको बहुत सारे डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डिफिनेशन रटते हो और एग्जाम हॉल में बैठे होते हो ना, तो आप डिफिनेशन भूल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जहां पर भी बहुव्रीहि समास आ जाए, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो भी हमारे गॉड नेम होते हैं, भगवानों के नाम होते हैं, आंख बंद करके आप बहुव्रीहि समास लगा देना। जैसे कि लंबोदर, जिसका उधर लंबा है वो कौन है? भगवान विष्णु, सॉरी भगवान गणेश। तो जहां पर भी आपको भगवानों के नाम दिख जाए, जहां पर भी गॉड के नाम दिख जाए, आप आंख बंद करके बहुव्रीहि समास लगा देना। यहां पे जो है इसकी डिफिनेशन अगर हम आपसे बात करना चाहें, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डिफिनेशन होती है दो पद मिलकर जब किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। क्या होता है? जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तो अगर इस तरह की डिफिनेशन आप लिखते रहोगे तो ये तो बुक में भी लिखा है, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जहां पे भगवानों के नाम आ जाए। क्या हो जाए? यहां पे भगवानों के नाम आ जाए, भगवानों के नाम आ जाए, जितने सारे भगवानों के नाम यानी गॉड के जहां पर भी नाम आ जाए, वो हमारा क्या होता है? वो बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अब बात करते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष जो समास होता है, ये तत्पुरुष समास थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का होता है। हम समझ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। देखो समास एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आप जितना क्या करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा पढ़ पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो हमने कुछ उदाहरण लिख के रखे, उनके माध्यम से आपको समझाएंगे कैसे। जैसे कि तत्पुरुष अव्ययी भाव समास का सबसे पहला उदाहरण क्या हो जाता है? सबसे पहला उदाहरण हो जाता है प्रतिदिन। क्या हो जाता है? प्रतिदिन। यानी कि अब अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिखें कैसे? देखो पहला हो गया प्रतिदिन, है ना। अब यहां पे पूर्व पद प्रधान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व का मतलब क्या हुआ? पहला। पूर्व मतलब पहला। अब यहां पे पहला पद कैसे प्रधान है, ये आपको बात समझने की जरूरत है। कैसे समझने की जरूरत है? दिन तो बहुत सारे होते हैं, दिन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर दिन के आगे हम प्रति को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? उससे बन जाता है प्रतिदिन। यानी कि आपने देखा दिन तो बहुत सारे होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे दिन ही तो होते हैं, लेकिन जब दिन के आगे हम प्रति जोड़ दें, दिन से अगर यहां आपको क्या समझ में आ रहा है? दिन का मतलब हो गया आप किस दिन की बात कर रहे हो हमें नहीं पता है। आप संडे की बात कर रहे हो या मंडे की बात कर रहे हो, किस दिन की बात कर रहे हो हमें बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन अगर दिन के आगे हमने क्या प्रत्यय जोड़ दिया? हमने जोड़ दिया प्रति। क्या जोड़ दिया? प्रति। और जैसे ही हमने प्रति जोड़ा, क्या बन गया? प्रतिदिन। यानी कि रोज, ये निरंतरता का काम कर रहा है। तो यहां पे पूर्व पद प्रधान हुआ कि नहीं हुआ? इस लैंग्वेज को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहां पे कह रहा है पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये आप समझ गए होंगे, प्रतिदिन हो गया, है ना। अब हम इसी तरीके से यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक बुक उठा लेनी है और उस बुक में जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप पढ़ पाओगे। प्रतिदिन हो गया, फिर आ जाता है हाथों हाथ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाथों हाथ, हाथों हाथ, ये हो गया। फिर हो गया हर घड़ी। क्या हो गया? हर घड़ी, हर दिन, हर एक, हर घड़ी, हर दिन, हर एक, है ना, हर एक, हर चीज। तो ये जितने सारे उदाहरण हो जाते हैं, ये किसके हो जाते हैं हमारे? ये सारे हो जाते हैं अव्ययी भाव समास के, यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। आपने जैसे ही देखा कि पूर्व पद प्रधान, जैसे आपने देखा हर घड़ी, हर घड़ी में क्या देखा? घड़ी तो बहुत सारी, घड़ी का मतलब यहाँ समय से, समय तो बहुत सारा होता है, लेकिन जब उसके आगे हर लग गया तो क्या मतलब हो गया? हर घड़ी का मतलब क्या हो गया? कि हर समय की बात कर रहा है। यहाँ पे हर घड़ी, हर दिन, दिन तो बहुत सारे हो गए, लेकिन हर दिन का मतलब रोजाना की बात कर रहा है ना। जैसे हो जाता है गाँव गाँव, अनुकूल, बहुत सारे उदाहरण है, आप उदाहरण लिख लीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा? गांव गांव। क्या हो जाएगा? गांव गांव। फिर क्या हो गया? अनुकूल, अनुकूल, है ना। फिर क्या हो गया? प्रतिकूल। ये सारे उदाहरण हमारे किसके हो जाते हैं? ये सारे उदाहरण हमारे
अव्ययी भाव समास के हो जाते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आप लोग अव्ययी भाव समास समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो अगर हम द्वंद्व समास की बात करें कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपने जैसे इसकी डेफिनेशन देख ली होगी। हमने डिफिनेशन आपको क्या बताई है, हमने बताया द्वंद्व समास में विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। अब आप कहोगे विपरीत अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, तो जैसे कि आपने शब्द विलोम पढ़ा होगा। शब्द विलोम को ही हम विपरीत अर्थ वाले शब्द कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे कि दूध का पानी, दिन का रात, है ना, गरीब का अमीर, ये जितने सारे शब्द होते हैं ये विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। इसकी दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सी, द्वंद्व समास अगर आपको समझना है तो ये दो पॉइंट, अगर आप इन दोनों पॉइंट को समझ लेते हो ना, तो फिर आपको द्वंद्व समास को समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कौन कौन सा, एक तो योजक चिन्ह वाले शब्द, जहां पर भी योजक चिन्ह निकल के आ जाए वहां पे आपको हमेशा द्वंद्व समास आंख बंद करके टिक कर देना है। अब आप कहोगे सर ये योजक चिन्ह क्या होता है, हमें तो योजक चिन्ह नहीं पता है। तो मैं कहूंगा ठीक है मैं बताता हूं। देखो योजक चिन्ह यानी कि ये जो चिन्ह होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा योजक चिन्ह होता है। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। अब आप कहोगे इसका यूज कहां पे होता है, तो देखो कभी कभी आपने देखा होगा जैसे हमें माता पिता लिखना पड़े, भाई बहन लिखना पड़े, तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है। जैसे कि जब भी आप माता पिता लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे माता पिता। तो जो ये योजक चिन्ह है, ये वाला बीच वाला जो योजक चिन्ह है, ये जहां पर भी लग के आ जाए आप हमेशा आंख बंद करके वहां पे द्वंद्व समास लगा देना। क्या लगा दोगे, वहां पे हमेशा द्वंद्व समास होगा जहां पर योजक चिन्ह लग के आ जाए। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, क्या हो गया, भाई बहन हो गया, यहां पर भी तो योजक चिन्ह लगा है, यहां पर भी भाई बहन हो गया, है ना। अमीर गरीब हो गया, जैसे अमीर गरीब हो गया, ऊंच नीच हो गया, अमीर गरीब। तो आप यहां पे क्या लगा रहे हो, यहां पे आप योजक चिन्ह का यूज कर रहे हो। और जहां पर आपको योजक चिन्ह लगाए वहां पर आप समझना कि वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, वहां पे द्वंद्व समास होगा। तो आइए समझते हैं। अब आपको द्वंद्व समास पता चल गया। विपरीत अर्थ वाले शब्द, ऊपर नीचे, दूध पानी, है ना, ये जितने सारे शब्द हो गए ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं माता पिता। क्या हो गया, माता पिता। फिर क्या हो जाता है, फिर हो जाता है भाई बहन। क्या हो जाता है, भाई बहन, है ना। फिर हो जाता है अमीर गरीब। क्या हो जाता है, अमीर गरीब, अमीर गरीब हो गया। फिर क्या हो जाता है, अमीर गरीब के बाद आपको मिल जाते हैं कुछ उदाहरण हमारे पास लिखे हुए हैं, हम आपको लिखवाते हैं। यश अपयश, पाप पुण्य हो गया। क्या हो गया, पाप और पुण्य। क्या हो गया, पाप और पुण्य हो गया। फिर क्या हो गया, यश अपयश हो गया, यश अपयश हो गया। ये जितने सारे शब्द हैं ये सारे शब्द हमारे किस में आ जाते हैं, ये सारे शब्द हमारे द्वंद्व समास में काउंट किए जाते हैं। जैसे सुख दुख हो गया, देश विदेश हो गया। कौन कौन सा हो गया, सुख और दुख हो गया, सुख और दुख हो गया। फिर क्या हो गया, फिर हो गया देश और विदेश हो गया। क्या हो गया, देश और विदेश हो गया। दोस्तों यही जो हम जैसे आपको समास पढ़ा रहे हैं, यही समास आप किसी स्टैंडर्ड जगह पे पढ़ रहे होते तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उनके पास स्मार्ट बोर्ड लगा होता है। तो हम आपने देखा कि ये नीचे से एग्जांपल देख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पीडीएफ अपनी लगा के रखते हैं, उसके माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल माइंड में नहीं रहते, लेकिन हम माइंड इसको देख के ये जरूर पहचान लेते हैं ये कौन सा समास है। तो कुछ एग्जाम्पल है वो हम अपने पास पहले से नोट डाउन कर रखे होते हैं बुक से, वो हम आपको देख के यहाँ पे लिखा देते हैं। तो आपको ये मतलब समझने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो हमने कहा जहां पर भी भगवानों के नाम आ जाए, जहां पर भी भगवानों के नाम आ जाए आप आंख बंद करके वहां पे बहुव्रीहि समास लगा देना। तो बहुव्रीहि समास में कौन कौन से आ जाते हैं, बहुव्रीहि समास में आ जाता है जैसे लंबोदर। क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो इसकी अगर आपको परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परिभाषाएं अगर याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि पूर्व पद प्रधान होता है या अंतिम पद प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है, ये सब आप भूल जाओगे। लेकिन आपको करने की क्या जरूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जहां पर भी भगवानों के नाम आ जाएं आप आंख बंद करके वहां पे बहुव्रीहि समास लगा देना। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा लंबोदर। क्या हो जाएगा, लंबोदर, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दशानन। दशानन, दशानन किसे कहते हैं, 10 मुख वाला, है ना, वो दशानन हो गया। पंकज, पंकज भी हमारा किसमें आ जाता है, बहुव्रीहि समास में आ जाता है।
पंकज, है ना, ये सारे हो जाते हैं। और कुछ हमारे पास लिखे हुए हैं और वो हम आपको बताते हैं। महावीर, यानी कि वीर तो बहुत हैं, लेकिन जो महावीर है वो कौन है? वो सिर्फ एक ही है। वो कौन है? वो हनुमान जी हैं। महावीर हो गया, महावीर। ये हमारे सारे जितने भी होते हैं ना, ये सब हमारे बहुव्रीहि समास में। जैसे आपसे पूछा जाए जो महावीर है, वीर तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे दुनिया में, बहुत सारे वीर अपने नाम के आगे वीर लगाते हैं, कहते हैं वीर हैं, लेकिन जो महा, अगर वीर के आगे महा चिपका दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कौन है? महावीर। महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। उसके अलावा कोई महावीर है ही नहीं, है ना। तो जहां पर भी हमारे गॉड के नाम आ जाए, आप आंख बंद करके वहां पे बहुव्रीहि समास लगा देना। उसके बाद पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन है? भगवान विष्णु। पीतांबर क्या हो जाता है? पीतांबर, है ना, पीतांबर हो गया। और फिर कौन कौन से हो जाएंगे? पीतांबर के बाद आपको मिल जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? भगवान शंकर। नीलकंठ, यहां पे आप लिख लो नीलकंठ। फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज यहां पे लिख लो, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको बस ये सारे अब यहां पे पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल देखने की जरूरत है। आप बस एग्जाम्पल देखते जाना और आपका ये कंप्लीट हो। बहुव्रीहि समास क्या समझा? बहुव्रीहि समास में जहां पर भी आपको गॉड के नेम आ जाए, यानी जहां पर भी आपको भगवानों के नाम आ जाए, आप वहां पे क्या कर दोगे? वहां पे आंख बंद करके बहुव्रीहि समास लगा दोगे। देखो, जैसे ही आपने देखा दशानन, तो दशानन तो सिर्फ एक ही है। आपको पता है कि दशानन की जब भी बात की जाएगी तो रावण के विषय में बात की जाएगी। दशानन यानी 10 मुख वाला, उसे क्या कहते हैं? दशानन। तो फिर उसके बाद रहता है महावीर। वीर तो बहुत सारे, लेकिन जब महावीर लग जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कौन है? भगवान हनुमान जी हैं। फिर आता है पीतांबर, यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला, उसे क्या कहते हैं? पीतांबर। वो कौन है? वो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के लिए ही पीतांबर कहा जाएगा। फिर आ जाता है नीलकंठ। नीलकंठ हम किसे कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं हम भगवान शंकर को। नीलकंठ का मतलब हो गया नीला है कंठ जिसका। तो कंठ नीला किसका है? कंठ नीला है सिर्फ भगवान शंकर का। चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन है? 4 भुजाओं वाले। और 4 भुजाओं वाले कौन है? भगवान विष्णु। उन्हें क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो आपने देखा कि जहां पर भी भगवानों के नाम आ जाए, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा समास लगाना है? वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ बहुव्रीहि समास लगाना है। अब हम लोग आ जाते हैं कर्मधारय समास पे। दोस्तों, कर्मधारय समास क्या कहता है? कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बहुत मतभेद होता है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल यहाँ के आपने देखा, यहां पर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपने क्या देखा? आपने देखा महादेव। महादेव बहुव्रीहि समास भी हो गया और महादेव कर्मधारय समास भी हो गया। अब यहां पे बात आ जाती है कि हम सही कौन सा करेंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाता है महावीर। क्या आ जाता है? महावीर। कौन? महावीर में कौन सा समास है? ये अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, महावीर में कौन सा समास है? समास है। अब आपके पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन 1 रखा है द्विगु समास, ऑप्शन 2 दे रखा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 क्या दे रखा है? बहुव्रीहि समास। क्या दे रखा है? बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन 4 क्या दे रखा है? ऑप्शन 4 कर्मधारय समास। क्या दे रखा है? कर्मधारय समास। तो दोस्तों, जहां पर हमने जैसे आपको बताया कि भगवानों के नाम आ जाए तो आप बहुव्रीहि समास लगा दोगे। आपने देखा कि महावीर, आप तो पढ़ के गए हो, महावीर कर्मधारय समास भी है। आप जब एग्जाम्पल पढ़ोगे तो वहां पर भी देखोगे ये मतभेद है कि महावीर तो कर्मधारय समास भी है और महावीर जो है वो हमारा बहुव्रीहि समास है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बोर्ड ने सही माना है, क्योंकि महावीर, वीर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब महा लग गया वो सिर्फ एक ही है। वो कौन है? भगवान हनुमान है। तो इसलिए कहा गया कि अगर महावीर लिख के आ जाए और आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि ऑप्शन हो, अगर आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया हुआ हो तो आपको बहुव्रीहि पे टिक करना है। क्या करना है? बहुव्रीहि पे। बहुव्रीहि इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। फिर आपको कर्मधारय नहीं लगाना है। अगर यहां पे बहुव्रीहि की जगह पे मान लीजिए यहां पे कौन सा अव्ययी भाव, यहां पे ऑप्शन दिया होता अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास भी लिखा होता, तो आपको कौन सा टिक करना था? तब आपके लिए कर्मधारय समास क्या हो जाता? सही ऑप्शन हो जाता। तब क्या हो जाता? तब आपके लिए कर्मधारय समास सही हो जाता। अब हम लोग कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय समास क्या कहता है? कि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। क्या कह रहा है? कि ये जो पहला वाला शब्द है ये दूसरे वाले शब्द की क्या बता रहा है? ये दूसरे वाले शब्द की विशेषता बता रहा है। कैसे विशेषता बता रहा है?
जैसे यहां से हम समझाएं, देखो यहां पे आपने देखा कि गाड़ी तो बहुत सारी है, अगर आपसे कह दे गाड़ी तो बहुत सारी है, लेकिन जब गाड़ी के आगे माल लग जाए यानी कि मालगाड़ी, तो दूसरा शब्द जो है, पहला वाला शब्द दूसरे की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अरे बोलो भाई, बता रहा है ना। देखो मालगाड़ी का क्या मतलब हो गया, मालगाड़ी जहां जिससे माल ढोया जाता है, वो सिर्फ एक अलग सब्जेक्ट हो गया, और गाड़ियां तो बहुत सारी हो गई। जैसे दूसरा फिर क्या हो जाता है, प्राण प्रिय, प्यारा तो बहुत सारे होते हैं, प्रिय आपके तो बहुत सारे होंगे, आपके मित्र जो होंगे वो प्रिय तो बहुत सारे होंगे, लेकिन प्राण प्रिय बहुत सारे नहीं होते। प्राण प्रिय सिर्फ एक ही तो होता है जो आपके प्राणों से भी प्यारा, उसे क्या कहते हैं, प्राण प्रिय। राजा तो बहुत सारे हुए, राजा तो बहुत सारे हुए, लेकिन जब राजा के आगे महा लग गया तो वो बहुत कम हुए। कौन? जैसे कि महान अशोक, उनके आगे महाराजा लगाया जाता था। आनंद तो बहुत सारा हुआ, लेकिन जब आनंद के आगे परम लग जाए, यानी सारे आनंद, परम आनंद, सभी आनंद का भोग। इसी तरह से आपको यहां पे देखना है मिर्च, मिर्च तो बहुत सारी हुई, हरी मिर्च, लाल मिर्च हुई कि नहीं हुई, पिसा मिर्च, मिर्च तो बहुत सारा हुआ, लेकिन जब मिर्च के आगे काली लग गया, क्या लग गया, काली, काली मिर्च, क्या बन गया, काली मिर्च। तो काली मिर्च का एक अपना सेंस है, एक अपना अर्थ अलग है। तो फिर यहां पे क्या कह रहा है, विचार तो बहुत सारे आते हैं आपके अंदर, लेकिन सुविचार, जो सुविचार, सबसे सुंदर विचार हो, जब सु लग गया ना इसके आगे, तो ये विचार को क्या बना दिए, इसने विचार को सुंदर बना दिया। तो आपने क्या देखा, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सुविचार कहते हैं। अब यहां पे जैसे कुछ शब्द आपने एग्जांपल देखे, जैसे दिगंबर, दिगंबर का मतलब, गंबर का मतलब होता है जो वस्त्र नहीं पहनता है, श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र तो सिर्फ वही धारण करते हैं जो जैन धर्म में दो भागों में बंट गया था, है ना। तो श्वेतांबर जो सिर्फ और सिर्फ श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर, दिगंबर जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हो, उसे क्या कहते हैं, दिगंबर, यानी जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, उनके लिए उनकी दिशाएं ही, चारों जो दिशाएं हैं यही क्या होती हैं, यही वस्त्र होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दिगंबर। पीतांबर, तो जैसे हमने बताया, ये जो पीतांबर मिल जाएगा आपको, श्वेतांबर हो गया, दिगंबर हो गया, ये आपको बहुव्रीहि में भी मिल जाएंगे। ये देखो मैंने पीतांबर लिखाया हुआ भी है, जब आप पढ़ोगे ना तो देखोगे पीतांबर यहां पर भी मिलेगा, पीतांबर यहां पर भी मिलेगा। तो आपको लगाना कौन सा है, आपको हमेशा बहुव्रीहि, आपको 100% किस पे देना है, आपको हमेशा 100% बहुव्रीहि पे देना है। तो बहुव्रीहि में बहुत मतभेद होता है, क्या होता है, बहुत मतभेद होता है। कभी कभी दशानन आपको कर्मधारय समास में भी लिख के आ जाए, तो अगर कर्मधारय में भी लिख के आ गया और आपको बहुव्रीहि दिया हुआ है, तो आपको टिक किसमें करना है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि को बोर्ड हमारा सही मानता है। फिर आ जाते हैं द्विगु समास, क्या है, लास्ट समास हमारा क्या बचता है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या कहा गया है, द्विगु समास में कहा गया है पूर्व पद, पूर्व पद मतलब जो पहला पद होता है, पहला पद कौन सा, जो पहला पद वो क्या होता है, वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक का मतलब गिनती दे रखी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जब पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कैसे आपने देखा, देखो अगर नवनिधि की बात की जाए तो नवनिधि शब्द में आपका संख्यावाचक दे रखा है कि नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है संख्यावाचक, आपने देखा कि नवनिधि में 9 लगा हुआ है, 9 क्या है, 9 एक संख्यावाचक है। तो जहां पर भी संख्यावाचक आ जाए वहां पे आपको आंख बंद करके द्विगु समास लगाना है। अच्छा आप पहचानोगे कैसे, आप बोलोगे सर इतना सारा याद तो रहेगा नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, द्विगु से क्या आपको पता चल रहा है, द्विगु से आपको पता चल रहा है 1 2, क्या पता चल रहा है, द्विगु का मतलब 2, द्विगु का मतलब 2, बस आपको इतना याद रखना है। द्विगु का आप अपनी भाषा में, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, हम बस अपनी ट्रिक के हिसाब से बना लेते हैं। द्विगु का मतलब क्या होता है, द्विगु का मतलब होता है 2, 2 मतलब 2 किस में आता है, 2 गिनती में आता है, 2 किस में आता है, 2 गिनती में आता है। तो आपको जहां पर भी गिनती दिख जाए, जहां पर भी गिनती वाले शब्द दिख जाए, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, आंख बंद करके द्विगु समास लगाना है। जैसे नवनिधि, नवनिधि में 9 गिनती वाला है, त्रिवेणी, त्रिवेणी में 3 आ रहा है, त्रिलोक, त्रिलोक में क्या आ रहा है, त्रिलोक में 3 आ रहा है, तिरंगा, रंग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब 3 रंग आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे तिरंगा कहते हैं। इसी तरीके से नवग्रह, नवग्रह से हमें क्या बोध हो रहा है, हमें बोध हो रहा है संख्या मिल रही है, कौन सी संख्या मिल रही है, 9 संख्या मिल रही है। चौराहा, राहें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब उसके आगे 4 लग जाए, चौराहा का मतलब क्या हो गया, 4 राहों वाला, जब 4 लग जाता है तो वो कौन सा समास बन जाता है दोस्तों, वो द्विगु समास बन जाता है। पंचामृत, मृत तो बहुत सारे होते हैं, मृत तो बहुत सारे जो पीने होता है, लेकिन पंचामृत जब 5 वस्तुओं से मिलकर बना होता है उसे पंचामृत कहते हैं, यानी कि 5 यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको 5 दिख रहा है। पंचवटी, पंचवटी में आपको क्या दिख रहा है,
तो यहां पर भी तो आपको 5 दिख रहा है। जहां पर आपको संख्याएं दिख जाएं वहां पे सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, आपको द्विगु समास लगाना है। अब आपने देखा दोपहर, यानी जब दो पहर आपस में आके मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दोपहर। सप्ताह, सप्ताह में आपको क्या दिख रहा है, आपने देखा कि सप्ताह में हमें एक संख्या मिलती नजर आ रही है, वो कौन सी संख्या है, तो भैया वो संख्या हमें 7 दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब हम, आप द्विगु समास को भी समझ गए होंगे। अब आइए एक बार फटाफट से हम क्या करते हैं, फटाफट से हम स्पीड फास्ट ट्रैक से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया समास किसे कहते हैं। समास कोई अपना एक शब्द नहीं होता है, जैसे कि कुर्सी कोई समास नहीं होता, मेज कोई समास नहीं है, पेन कोई समास नहीं है, शर्ट कोई समास नहीं है, जूता कोई समास नहीं है, किताब कोई समास नहीं है। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है तभी समास बनता है। क्या बनता है, समास बनता है। जब दो शब्द आपस में आके मिलेंगे और एक नया तीसरा शब्द बनाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम समास कहते हैं। अगर हम बात करें समास का अर्थ ही क्या होता है, तो समास का अर्थ ही होता है, क्या होता है, संक्षेप में। यानी कि जब कोई चीज इतनी बड़ी बनी हुई हो और उसको हम क्या कर दें, उसको हम इतने छोटे में निपटा दें, इतने छोटे में निपटा दें, तो इसे क्या कहेंगे, संक्षेप में। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम समास कह देंगे। समास हमारे प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर समास की बात करें तो वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो जाता है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। कौन कौन सा, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन, हाथों हाथ, एकाएक, है ना, हर घड़ी, हर दिन, हर एक, हर चीज, गांव गांव, अनुकूल, प्रतिकूल, ये जितने सारे शब्द हमारे मिल जाते हैं, ये सारे शब्द हमारे अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। अब आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा और भर भर के एग्जाम्पल पढ़िएगा। आप जितना एग्जाम्पल पढ़ोगे उतना आसानी से समझ पाओगे। फिर आ जाता है द्वंद्व समास। क्या आ जाता है, द्वंद्व समास। अब यहां पे आपको एक बात समझने वाली है, देखो याद रखना, कौन कौन सा, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इन 3 समास को आपकी उंगलियों पे नचा देते हैं। कैसे, द्वंद्व समास जहां पर भी आ जाए, आपको मैंने क्या बताया कि द्वंद्व समास जहां पर योजक चिन्ह और विपरीत अर्थ वाले शब्द दिख जाएं, आपको द्वंद्व समास लगाना है। योजक चिन्ह, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ये यहां पे योजक चिन्ह लगता है कि नहीं, जहां पे योजक चिन्ह दिख जाए वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व। और विपरीत अर्थ वाले शब्द, ऊंच नीच, ऊपर नीचे, माता पिता, ये विपरीत शब्द है कि नहीं है। ये देखो, माता पिता विपरीत शब्द, भाई बहन विपरीत शब्द, अमीर गरीब विपरीत शब्द, पाप पुण्य विपरीत शब्द। तो आपने समझा कि द्वंद्व समास क्या होता है, जहां पर विपरीत शब्द आकर मिल जाते हैं वही द्वंद्व समास होता है। और योजक चिन्ह आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जहां पर भी भगवानों के नाम आ जाए, जहां पर भी गॉड से रिलेटेड बात कही जाए, जहां पर गॉड के नाम आ जाए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको बहुव्रीहि समास लगा देना है। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, है ना, पंकज, महावीर, पीतांबर, चतुर्भुज, ये सब भगवानों के नाम है। वहां पे हम क्या लगा देंगे, वहां पे हम बहुव्रीहि समास लगा देंगे। फिर हम कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय समास पहला शब्द दूसरे शब्द की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। जैसे देव तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब महा के लग जाता है तो बन जाता है महादेव। यानी वो सिर्फ महादेव शब्द सिर्फ और सिर्फ एक लोगों के लिए बोला गया है, वो भगवान हनुमान के लिए बोला गया है। प्रिय तो आपके बहुत सारे होंगे, प्रिय तो आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन जब प्रिय के आगे प्राण लग जाता है तो प्राण प्रिय सिर्फ बहुत सारे नहीं होते हैं, एक ही तो होते हैं प्राण प्रिय, है ना। तो वहां पे कर्मधारय समास हो जाता है। और द्विगु समास को कैसे याद रखोगे, जहां पर आपको गिनतियां मिल जाएं, जहां पर आपको गिनती से रिलेटेड शब्द आ जाएं, जैसे नवनिधि, त्रिवेणी, त्रिलोक, तिरंगा, नवग्रह, दोपहर, सप्ताह, चौराहा, ये शब्द जहां आपको दिख जाएं वहां पे आपको आंख बंद करके द्विगु समास लगा देना है। तो सबसे पहले हम अगर आप बात करें, टॉपिक तो आप समझ चुके हो, अब हम अगर बात करें समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। आपको याद कितने रखने हैं, आपको याद सिर्फ रखना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अगर आपने एक बार अव्ययी और कर्मधारय समास इन दो को अच्छी तरह से याद कर लेना, बाकी आपकी उंगलियों पे नाचेंगे। कैसे, द्वंद्व समास में आपसे बता दिया, जहां पर योजक चिन्ह आ जाए, विपरीत अर्थ वाले शब्द आ जाए, वो द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास में क्या बताया, बहुव्रीहि समास में जहां पर भगवानों के नाम आ जाए, आप आंख बंद करके बहुव्रीहि समास लगा देना। फिर द्विगु समास में जहां पर संख्यावाचक शब्द हो, यानी प्रथम पद जहां पर संख्यावाचक आपको मिले, जहां पर आपको गिनती दिख जाए, वहां पे द्विगु समास लगा देना। तो दोस्तों
अब आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये टॉपिक जो हमने आप लोगों को समास बताया आपको कैसा लगा। और आज को इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारे जो भी नए वीडियो अपडेट होते हैं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।